माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भाषण मैंने ध्यानपूर्वक सुना और पढ़ा भी। जो ऐसा कहा गया था कि पहली बार मध्य प्रदेश में जीरो बेस्ड बजट लाया जाएगा, तो जीरो बेस्ड बजट ये इसलिए नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जीरो बेस्ड बजट का मतलब ये होता है जब भी कोई बजट लाएगा उसको पूर्व के बजटों से तुलना नहीं की जाएगी। लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी जब अपना भाषण दे रहे थे तब उन्हें अनेकों बार पूर्व के बजटों से तुलना करी कि इतने था और इतने % वृद्धि हुई, और जीरो बेस्ड बजट का औचित्य ही खत्म हो जाता है जब वो तुलनात्मक हो गया, तो वो नॉर्मल बजट की तरह उसको पेश करना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं इसको जीरो बेस्ड बजट ना कहा जाए। इस बजट में कोई प्लानिंग नहीं है, और मैं जो बातें कहूंगा हर चीज का मैं आपको तथ्य और आंकड़ा भी देने की कोशिश करूंगा, और मैं चाहूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी जब आखिरी में संबोधित करें तो शायद उन बातों को उनका उत्तर मिले। मैं इसलिए कह रहा हूं प्लानिंग नहीं है ये बजट में, क्योंकि टोटल जो बजट है वो है 3,75,337 करोड़ रुपए का, और इसमें रेवेन्यू हेड में लिया गया है 77% पूरा। रेवेन्यू हेड होता है जो कि नॉन प्रोडक्टिव काम होते हैं, इसमें सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, जहां विकास कार्य नहीं होते हैं। जो एक्चुअल विकास कार्य के लिए जो बजट एलोकेशन है कैपिटल हेड में, जो कि है 23%, तो मात्र 23% विकास कार्यों के लिए उपयोग होगा मध्य प्रदेश की जनता के लिए। इसलिए मुझे लगता है ये कोई प्लान्ड बजट नहीं है। इस बजट में जिंदा लोगों के साथ तो धोखा हुआ ही हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, परंतु मैं आपको आंकड़ों से स्पष्ट करूंगा कि जो लोग स्वर्गवासी हो चुके हैं उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है। जिंदा लोगों के साथ कैसे धोखा हुआ पहले मैं ये बताना चाहूंगा। इस बजट को रेवेन्यू सरप्लस बजट दिखाने का कोशिश किया गया है आंकड़ों के फर्जी खेल के द्वारा। जो ये बुक हमें प्राप्त हुई है वित्त सचिव का स्मृति पत्र, इसका पेज 1 का बिंदु 19 को मैं रेफर कर रहा हूं, और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें रेवेन्यू सरप्लस, सिर्फ बजट को रेवेन्यू सरप्लस दिखाने के लिए आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की गई है। ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ इसके एक कंपोनेंट को ही अगर मैं डिस्कस करके बताऊं, स्टेट टैक्स की बात करें, सिर्फ एक कंपोनेंट से ही ये साबित हो जाएगा कि इसमें आंकड़ों के साथ हेरफेर की गई सिर्फ रेवेन्यू सरप्लस दिखाने के लिए। लेकिन वास्तविकता में ये रेवेन्यू डेफिसिट बजट है। स्टेट टैक्स कंपोनेंट में आएंगे, जब वैट की बात करेंगे तो वैट में 2024-25 वर्ष में 7% की एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी, ठीक है। अब वर्ष 2025-26 की बात की जाए तो इसमें अचानक से वृद्धि कर दी है 15% की, जबकि सामान्य तौर पर दुगने से ज्यादा वृद्धि नहीं की जाए। 1% बढ़ सकता है, 2% बढ़ सकता है, लेकिन सीधे 7% का 15% कर दिया। इस परसेंटेज को यदि अमाउंट में कैलकुलेट करेंगे तो 7% अमाउंट में कैलकुलेट करने के बाद हो जाता है 1276 करोड़ रुपए। तो अभी रेवेन्यू सरप्लस बजट दिखाया 617 करोड़ का, यदि 7% कम कर दिया जाएगा तो ये -617 करोड़ हो जाएगा। सिर्फ सरप्लस दिखाने के लिए इसको वृद्धि करके ये 7 को 15% दिखाया, नहीं तो वास्तविकता में ये रेवेन्यू डेफिसिट का बजट है। ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मैं बतलाना चाहता हूं। अब मैं आ जाता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि जो लोग स्वर्गवासी हो चुके हैं उनके साथ कैसे धोखाधड़ी हो रही है। जो ये माननीय अध्यक्ष महोदय ये कैग की रिपोर्ट है जो कि पटल पर प्रस्तुत की गई है। मैं इस कैग की रिपोर्ट को रिफर करके कह रहा हूं, उसके पेज क्रमांक 12 पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो लेबर डिपार्टमेंट की संबल अंत्योष्टि योजना है उसमें 2.47 करोड़ रुपए फर्जी तरीके से अपात्र लोगों को दिए गए। तो जो लोग स्वर्गवासी हो चुके हैं, जो पैसा उनका अधिकार था, ये पैसा उनको ना मिल करके ये मिल रहा है अपात्र लोगों को, और अधिकारी अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोगों के पास जा रहा है जो इसके पात्रधारी नहीं, जिनके पास लेबर कार्ड होल्डर ही नहीं है, उन लोगों को ये पैसा मिल रहा है। तो ये मरे हुए लोगों के साथ भी धोखा हो रहा है, और मैं कहना चाहता हूं कि ये निरंतर चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये 1 वर्ष की रिपोर्ट में आ गया, ये हर साल हो रहा है। और दुख की बात यह है, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करके कहूंगा कि इसमें एक जिले के नाम आया मंदसौर, जहां का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपके जिले में भी मरे हुए लोगों के साथ, स्वर्गवासी लोगों के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है।
मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडला का, जो मंडला में एक एनकाउंटर हुआ, उसमें आज माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी ने 10 लाख रुपए की घोषणा करी। मैं समझता हूं मध्य प्रदेश का आदिवासी जो है वो पैसे का नहीं सम्मान का भूखा है, और उसकी एक बार नहीं 2 बार हत्या हुई। पहली हत्या हुई गोली मार करके, और जब गोली मार दी गई उसके बाद दोहरी हत्या की गई, उसकी चारित्रिक हत्या की गई, उसको नक्सली और नक्सलियों से संबंध बता के, और मैं समझता हूं उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं आपसे मांग करूंगा, और देखिए जब कोई झूठ बोलता है तो कैसे मां सरस्वती स्वयं ही विराजमान हो जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य दे रहे थे तो वो एक शब्द बोल रहे थे, पुलिस की कार्य प्रणाली, और बोलते बोलते स्लिप ऑफ टंग हुआ, उसमें निकला पुलिस की कायर प्रणाली। आप नोट कीजिएगा, उन्होंने बोला तो कायर प्रणाली निकला। तो ये मां सरस्वती का वो है। कुछ चार बिंदु है जो अभी तक नहीं आए, मैं उन्हीं बिंदुओं को बोलूंगा, जो आ चुके हैं उन पर बात नहीं करूंगा। तो मैं इसमें मांग ये कर रहा था कि जो एनकाउंटर हुआ है, फर्जी एनकाउंटर, इसमें 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना चाहिए कम से कम, और शासकीय नौकरी दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी सिर्फ अब पत्नी बची है और 5 बच्चे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके तरफ हमको सिंपैथेटिक नजरों से देखना चाहिए। किसानों के साथ भी इस बजट में धोखाधड़ी हुई है, विश्वासघात हुआ है। जो प्राकृतिक आपदा के लिए पैसा किसानों के लिए आता है वो इस कैग की रिपोर्ट में आया है। इस कैग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आया है कि जो पैसा प्राकृतिक आपदा के माध्यम से मिलना चाहिए था, 23.81 करोड़ रुपए किसानों को जाना था, लेकिन ये पहुंच गया अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी और उनके रिश्तेदारों के पास। 2.67 करोड़ रुपए उनके रिश्तेदार चाट गए, और 21.14 करोड़ अपात्र लोगों के पास पहुंच गया। मैं इसमें आपको यह बतलाना चाहूंगा कि आप देखिए कितना बड़ा अध्यक्ष जी फर्जीवाड़ा हुआ है। इसके पेज क्रमांक 27 पे एक एसडीएम के नाम से पैसा निकाला गया है, और 2 हस्ताक्षर बनाए हैं, एक असली हस्ताक्षर है और एक फर्जी हस्ताक्षर है। फर्जी हस्ताक्षर करके पैसा किसानों के हित का निकाल दिया, और ऐसे लोगों को दे दिया जो उसके पात्रधारी थे ही नहीं। तो ये किसानों के साथ भी विश्वासघात का बजट है, और इसे कूट रचना कहते हैं। ईओडब्ल्यू फर्जी मुकदमे तो लगा देती है, जहां असली में कूट रचना होती है वहां उनकी हिम्मत नहीं होती मुकदमा कायम करने की। अगर ईओडब्ल्यू के अधिकारी हो तो सुन ले, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी उन तक। मैं आपसे माननीय अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं कि एक विषय है जो हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इस पर मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करूंगा कि इसको आप भी अपने संज्ञान में लीजिएगा। हालांकि यह विषय केंद्र का है, इसलिए मैंने उसको अशासकीय संकल्प के माध्यम से पिछली बार भी लाया था, उसके पिछली बार भी लाया था, और इस बार भी भेजा है। जो हमारा ग्वालियर से भिंड और भिंड से इटावा का हाईवे है, इस हाईवे को मौत का हाईवे का नाम दिया जाने लगा है लोकल में, क्योंकि वहां आए दिन 8-10 लोगों की मृत्यु हो जाती है कोई ना कोई घटना के माध्यम से। अभी मैं होली मनाने अपने क्षेत्र में गया माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक तरफ खुशी से अपने परिवार के साथ होली मना रहा था, लेकिन दूसरी ओर इन गलियों में मातम पसरा हुआ था। एक ही परिवार के 7-7 लोगों की जो है मौत हो गई। उनका क्या कसूर था? उनका कसूर ये था कि वो एक जगह खड़े हुए थे, बस एक गाड़ी आई और उनको टक्कर मार के 7 लोगों की मौत हो गई। तो उनका कसूर था कि एक तरफ खड़े हुए थे, और मैं एक गली में गया, दूसरी पूरे मोहल्ले में मातम पसरा हुआ था। ऐसी स्थिति में कैसे कोई वहां पे होली मना पाया होगा? एक घटना दिल्ली में हुई है जिसमें 7 लोग खत्म हुए, एक घटना दीकतनपुरा में हुई जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग खत्म हुए, एक भवनपुरा में हुई जिसका एक व्यक्ति गया, महगांव में, ये मैं एक ही महीने की घटना बता रहा हूं, महगांव के राठौर समाज के 3 लोग खत्म हुए एक ही दिन में, एक ही घटना में। और वहां के साधु संत, शर्म की बात है कि वहां के साधु संत धरना देने वाले हैं, सारे बड़े बड़े साधु संत इकट्ठे होकर के कि इसको 6 लेन में तब्दील किया जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि इसमें राजनीति से ऊपर उठ के हमको सदन के माध्यम से केंद्र को प्रस्ताव भेजना चाहिए, केंद्र सरकार से सबको मिलकर आग्रह करना चाहिए, चाहे मंत्री राकेश शुक्ला जी हो भाजपा से, चाहे केशव देसाई जी हो कांग्रेस से, चाहे नरेंद्र कुशवाहा जी हो भाजपा से, या अमरीश शर्मा जी हो भाजपा से, हम सब इसमें एक होकर के एक प्रस्ताव भेजें और पूरे सदन की ओर से प्रस्ताव जाए कि इस हाईवे, मौत के हाईवे को जो है अब रोक दिया जाए और इसको 6 लेन में तब्दील किया जाए। मैं और इसकी घोषणा माननीय गडकरी जी द्वारा कई बार की जा चुकी है, लेकिन उस घोषणा का परिपालन अभी तक नहीं हुआ है। मैं अंतिम बिंदु बस कहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि भगवान, जब माननीय वित्त मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी अपना भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने एक बात कही जिस पर सभी माननीय सदस्यों ने, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने ताली बजाकर अभिवादन किया। वो बात कही, श्री कृष्ण पाथे योजना के लिए 10 करोड़ रुपए दिया है और राम वनगमन पथ योजना के लिए 30 करोड़ रुपए दिया गया है। मैं समझता हूं हम लोग सब भी इस पर ताली बजाना चाहते हैं, लेकिन भगवान राम और कृष्ण के नाम पे इतनी कंजूसी,
जिनके नाम पे आप सरकारें बनाते हैं उनको पैसा तो दे दो, भगवान के लिए तो कंजूसी नहीं होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें प्रावधान होना चाहिए और इस बजट को कम से कम 10 से 20 गुना बढ़ाया जाना चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान उमन सिंह गार जी।